नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मार्च में ठंडी का एहसास, बेमौसम बारिश ने तोड़ा 73 साल का रिकॉर्ड। आखिर क्यों बदल रहा मौसम का ट्रेंड? दरअसल बता दें कि देश में मार्च के मौसम के मिजाज दो रंग देखने को मिले हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मार्च के पहले 2 सप्ताह गर्मी भर रहे हैं, वहीं बाद के 2 सप्ताह में मौसम अधिक ठंड रहा। आंकड़ों के अनुसार बीते 73 साल में मार्च के आखिरी 2 सप्ताह 10 दिन सबसे ठंड सप्ताह में रहा है। मार्च में बारिश ने भी मुश्किलें बढ़ाई है। बता दें कि देश के 30 राज्यों में से 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मौसम से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। इसमें 6 राज्य असम, पंजाब, त्रिपुरा, केरल, मणिपुर और मिजोरम ऐसे हैं जहां गर्मी सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक थी। वहीं सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस से 4.99 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया था। मतलब कि दिल्ली में मार्च में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 0.31 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। दिल्ली में 34वीं बार ऐसा मौसम रहा जब मार्च में मौसम ठंड रहा है। दिल्ली में मार्च के शुरुआती 2 सप्ताह सामान्य से 2.1 और 1.9 डिग्री अधिक गर्म रहे थे। हत्या के आरोप के बदले हमनाम को भेजा जेल, पुलिस के लापरवाही से 17 महीने से सजा काट रहा निर्दोष। दरअसल आपको बता दें कि रांची में हत्या के मुख्य आरोपी को छोड़कर उसी नाम के दूसरे युवक को जेल भेजने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मामले में पुलिस को मुख्य आरोपी सूरज कुमार सोनी को जेल भेजना था, लेकिन पुलिस ने उसी नाम के दूसरे युवक को जेल भेज दिया। यह निर्दोष युवक बीते 17 माह से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। सूरज की रिहाई के लिए उसकी मां मीरा देवी ने सीआईडी मुख्यालय जाकर डीसी अनुराग गुप्ता से मुलाकात की। इसके बाद सीआईडी मुख्यालय से इस मामले में जांच के आदेश जारी किए गए हैं। एसपी संध्या रानी मेहता को निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले को देखें। साथ ही इस मामले में रांची क्राइम ब्रांच टीम को जांच का आदेश दिया गया है। सूरज कुमार सोनी की मां मीरा देवी का आरोप है कि पूरे मामले में उन्होंने तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा से मिलकर डीजीपी तक शिकायत की, लेकिन किसी ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। वर्तमान में मामला अदालत में विचाराधीन है। वकीलों की समस्याओं का होगा निस्तारण, 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगी हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे हाईकोर्ट को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। राज्य के भवन निर्माण सचिव ने शुक्रवार को ये जानकारी हाईकोर्ट को दी। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई 4 मई को निर्धारित की। अदालत ने भवन निर्माण सचिव से कहा कि हाईकोर्ट के वकीलों ने भवन में उन्हें होने वाली जिन समस्याओं से अवगत कराया है उसका हल बैठक कर निकाला जाए। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वकीलों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी को भवन निर्माण में शामिल सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा था। वकीलों की कमेटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट भी सौंपी थी। इसके जवाब में सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को बताया था कि हाईकोर्ट भवन में 540 वकीलों के चैम्बर बनाए गए हैं, 2 कैंटीन है और दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था है। हाईकोर्ट में पार्किंग की व्यवस्था भी पर्याप्त है। नए हाईकोर्ट भवन में क्रेच और अन्य सुविधाओं के लिए स्थान है। कांग्रेस की मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग, कहा भुइहर मुंडा व भुइहर को अगड़ी जाति मानकर नहीं दिया जा रहा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य की कई अनुसूचित जनजातियां जैसे भुइहर मुंडा, लोहारा लोहार, करमाली, खुटकटी मुंडा, कपाल मुंडा, चीक बड़ाई के खतियान मुहिल लिपि के त्रुटि और अफसरों के असंवेदनशीलता के कारण इन्हें जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाइयां हो रही है। इन्हें इनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ताजा मामला मुंडा जनजाति की पहली उपजाति भुइहर मुंडा से जुड़ा है। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय के अफसरों के अच्छे असमंजस, संवादहीनता या त्रुटिपूर्ण की रिपोर्ट के कारण मुंडा जनजाति की उपजाति भुइहर मुंडा एवं भुइहर को अगड़ी जाति में शामिल कर लिया गया और बिहार के भूमिहार ब्राह्मण जाति से जोड़कर देखा जाने लगा। यह गलत और उपेक्षापूर्ण है। तिर्की शुक्रवार को कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके साथ नीरज खलको, राकेश सिन्हा व बेसल तिर्की भी थे। बंधु ने कहा कि इस जनजाति के 3 लाख से ज्यादा लोग विशेषकर सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा और पलामू जिले में हैं, लेकिन झारखंड में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं होने के कारण इस समाज के लोग की पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोहरदगा में उग्रवादियों के कारण प्रभावित हो रही विकास योजनाएं, लेवी नहीं देने पर जला दिए जाते हैं वाहन। दरअसल बता दें कि लोहरदगा जिला के पहाड़ी इलाके में उग्रवादियों की गतिविधियों के बढ़ने से विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है। लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना भाकपा माओवादी का दुर्दांत नक्सली 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू अभी पुलिस के पकड़ से बाहर है। सुरक्षा बलों की विशेष टीम ने बुलबुल जंगल में 8 फरवरी से लगातार 10 दिनों तक नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में कई माओवादी पकड़े गए तथा एक नक्सली मारा भी गया।
नक्सलियों के कई बम्पर ध्वस्त किए गए, भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान भी बरामद हुए, लेकिन रविंद्रगंज पुलिस की पकड़ से बाहर है। बता दें कि सुरक्षा बलों की विशेष टीम द्वारा लगातार कार्रवाई के बाद कहा जाने लगा कि अब लोहरदगा जिला का पेशरार क्षेत्र उग्रवादियों से मुक्त हो गया है, लेकिन यह सच्चाई से परे है। रविंद्रगंज पहाड़ी क्षेत्र में बीच बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर साबित कर देता है कि पहाड़ी क्षेत्र अभी भी नक्सलियों के हाथों में है। बगैर नक्सलियों के समर्थन यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। 20 मार्च को इनामी नक्सली रविंद्र गंजू अपने 10-15 सदस्यों के साथ पेशरार थाना क्षेत्र के पुंदाग नदी में पुल निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन का नाम भारत के 100 ताकतवर लोगों में झारखंड के इकलौते शख्स जाने इसके पीछे की वजह। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारत के 100 ताकतवर लोगों में शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें हेमंत सोरेन 64वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं। इस सूची में श्री सोरेन का नाम अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर से पहले है। इस सूची में वह झारखंड के इकलौते शख्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके पीछे की वजह बताई है कि हेमंत सोरेन एक ऐसे राज्य में सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चला रहे हैं जहां राजनीतिक स्थितियां अक्सर बदलती रहती है। वह पिता शिबू सोरेन के संरक्षण में बागडोर संभालने वाले एक ऐसे राजनेता हैं जो गुरुजी के पुत्र होने की छवि को छोड़ने में सक्षम है। उन्होंने कोरोना को कुशलता से प्रबंधित किया। बता दें कि खनन पट्टा में फंसने के बाद सोरेन ने आदिवासियों, ओबीसी और दलितों तक पहुँचने के लिए सरकारी कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया। उनकी सरकार ने एक विधेयक को भी मंजूरी दी जो 1932 के साथ एक स्थानीय को अधिवास के लिए कट ऑफ के रूप में परिभाषित करता है। अंकित की पढ़ाई में गरीबी नहीं बनेगी बाधा, सीएम हेमंत ने मदद का हर संभव दिया आदेश। बता दें कि बोकारो का गोमिया स्थित बड़की पुनः निवासी अंकित कुमार की पढ़ाई में अब गरीबी बाधा नहीं बनेगी। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उसे पढ़ाई में मदद पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उसके परिवार वालों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मालूम हो कि अंकित की परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने में काफी परेशानी हो रही थी। इसको लेकर अंकित ने सीएम को पत्र लिखकर पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की थी। पता चले कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल बोकारो डीसी को अंकित की पढ़ाई के लिए हर संभव सरकारी सहायता पहुंचाते हुए सूचित करने का आदेश दिया। साथ ही अंकित के परिवार वालों को जरूरी सभी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि पढ़ाई में गरीबी बाधा न बने, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कई योजनाएं लेकर आई है। इस संबंध में बोकारो डीसी ने बताया कि अंकित कुमार एवं उसके परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। अंकित के उज्जवल भविष्य को लेकर जिला प्रशासन से जगह है। सभी कल्याणकारी योजनाओं से अंकित के परिवार वालों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची में खराब मौसम के कारण लैंड कर रहे विमान को लगा झटका, यात्रियों में मची चीख पुकार है। बता दें कि राजधानी रांची में शुक्र और शाम अचानक मौसम खराब हो गया। इसके कारण दिल्ली से रांची आ रहे विस्तारा एवरेज के विमान को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग में परेशानी हुई। जिस वक्त विमान रनवे पर लैंड कर रहा था उसी वक्त आंधी और बारिश शुरू हो गई। इस कारण विमान रनवे पर नहीं उतर पाया। पायलट अपनी सूझबूझ से विमान को ऊपर ले गए। इस दौरान विमान में बैठे यात्रियों को जोर से झटका भी लगा। विमान में बैठे यात्रियों की चीख पुकार मच गई। सभी ईश्वर का नाम लेने लगे। इसके बाद पायलट विमान को भुवनेश्वर ले गए। मौसम सामान्य होने के बाद विमान भुवनेश्वर से रात 8:55 पर रांची आया। विमान से सुरक्षित उतरने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। विमान अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 10 मिनट विलंब से आया। इसके रांची आने का समय 7:40 है। सतत विकास के पैमाने पर झारखंड देश में 16वें स्थान पर, केरल अव्वल। जाने किन सेक्टरों में किया जबरदस्त सुधार। दरअसल बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य में झारखंड पूरे देश में 16वें स्थान पर है। 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। दिल्ली स्थित संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट ने विश्लेषण के बाद रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि झारखंड ने पिछले साल 2022 में 10 सेक्टरों में 2021 की तुलना में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इन सेक्टरों में सकारात्मक विकास किया है, वहीं 5 सेक्टरों में प्रदर्शन गिरा है। एसडीजी की ओवरऑल रैंकिंग में केरल अब भी पहले पायदान पर है। छत्तीसगढ़ 13वें, बिहार 17वें, पश्चिम बंगाल 12वें तथा यूपी 14वें स्थान पर है। झारखंड की स्थिति उद्योग और आधारभूत संरचना में सबसे खराब है। राज्य की रैंकिंग में 33 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड में स्वास्थ्य और उत्पादन के मामले में स्थिति सुधरी। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 1 साल में उल्लेखनीय काम हुए। 1 साल में स्वास्थ्य के लिए तय गोल संख्या 3 में पिछले साल की तुलना में 19 स्थान ऊपर चढ़ा है। इसकी रैंकिंग में सुधार हुई है। झारखंड सरकार ने विकास मद में की 2465 करोड़ की कटौती, 10,000 करोड़ सरेंडर का अनुमान। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने आर्थिक कारणों से विकास योजनाओं के लिए निर्धारित 57,259 करोड़ रुपए के योजना आकार को घटाकर 54,793.48 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 10,000 करोड़ रुपए सरेंडर का अनुमान है। ईडी द्वारा मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के पकड़े जाने के बाद सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के योजना आकार में 3,172 करोड़ रुपए की कटौती की। साथ ही वीरेंद्र राम के समय जारी किए गए सभी टेंडरों को रद्द कर दिया। 30 मार्च तक विकास योजनाओं के संशोधित योजना आकार में से 43,546.38 करोड़ रुपए खर्च किए जा सका।
यह संशोधित योजना आकार का 79.47% है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकास मद में खर्च करने के लिए 57,259 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया था। हालांकि आर्थिक कारणों में इसमें से 2462.52 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।